सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है व्हाई हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन स्टेम एंड लीव्स। अब आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्यूटिकल जो एक लिपिड लेयर होता है जो कि प्लांट के लीव्स और स्टेम्स के बाहर इसलिए मौजूद होता है ताकि वो प्रिवेंट करे लॉस ऑफ वाटर को। अब हाइड्रोफाइटिक प्लांट ऑलरेडी पानी में रहते हैं, पानी उनके पास भरपूर है, तो उन्हें वाटर को लॉस होने से कोई मसला ही नहीं है, तो जब भी उनके बॉडी के बाहर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। तो हम इस क्वेश्चन को ही आंसर में कन्वर्ट करेंगे कि हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन स्टेम एंड लीव्स बिकॉज क्यूटिकल इज अ लिपिड लेयर दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, बट हाइड्रोफाइट्स live in watered environment, that is why they lack cuticles. तो इट मीन्स ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूटिकल क्यों एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी एस्टिमेट द एज ऑफ अ ट्री। यानी कि अगर हम कोई एक ट्री लेते हैं तो उसके एज को हम किस तरह एस्टिमेट कर सकते हैं कि उस प्लांट का पॉसिबल एज क्या हो सकता है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, देखें इस टेक्निक को जो मैं आपको बताने लगा इसको हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं बेसिकली। इसमें हम क्या करते हैं सिंपली हम एनुअल रिंग्स को काउंट करते हैं। अब एनुअल रिंग्स क्या होते हैं, अगर आप किसी भी प्लांट के तने को काटते हैं तो जिस तरह आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये रिंग्स बने हुए हैं स्टेम्स के अंदर, इन रिंग्स को हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। आप इन सिंपली एनुअल रिंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल में एक रिंग पूरे एक साल में बनता है। तो इट मीन्स एक साल में एक रिंग बन रहा है, जितने भी रिंग्स आप उनको काउंट कर लेंगे तो इट मीन्स इतने साल का वो प्लांट होगा। तो सिंपल है कि देयर आर मैनी वेज टू डिटरमाइन द एज ऑफ अ ट्री, बट वन ऑफ द बेस्ट वे टू एस्टिमेट द एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग देयर एनुअल रिंग्स, और इस मेथड को हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ प्लांट कॉप विद द हर्बीवोरी। हर्बीवोरी हम किसको कहते हैं कि मतलब सिंपली हर्बीवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को ईट करते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस, और इस मेथड को हम कहते हैं हर्बीवोरी। अब एक प्लांट है, अब प्लांट को कोई भी जानदार खा रहा है या कोई भी एनिमल उसको खा रहा है तो वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है कि वो अपने आप को डिस्ट्रॉय होता हुआ ना देख सके या उसको कोई ना खाए। तो इसको हम सिंपली इस सवाल को ही जवाब में कन्वर्ट करते हैं कि भाई प्लांट कॉप विद दी हर्बीवोरी थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, बट सम इम्पॉर्टेंट आर गिवन बिलो। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिसके थ्रू प्लांट अपने आप को महफूज करके रखता है हर्बीवोरस एनिमल से। जिसमें सबसे पहला है कि कुछ प्लांट क्या करते हैं, रिलीज करते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं रूम टेम्परेचर पर जो उड़ रहे होते हैं, जैसे कि पेट्रोल आप उसको खुला छोड़ दें तो वो उड़ने लगेगा। तो कुछ प्लांट वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिलीज करते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है कुछ नेचुरल एनिमल्स, और नेचुरल एनिमल्स वो कौन से एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं। तो इट मीन्स हर्बीवोरस एनिमल्स वहाँ करीब नहीं आता क्योंकि उनके एनिमीज मौजूद हैं, तो प्लांट अपने आप को सेव कर लेते हैं। अब सेकंड जो मेथड होता है हर्बीवोरी से बचने का प्लांट को, वो क्या करता है कुछ टॉक्सिक केमिकल भी रिलीज करते हैं प्लांट्स, जैसे कि टर्पीनॉइड्स जो कि किल करता है या रिटार्ड करता है डेवलपमेंट ऑफ हर्बीवोर्स। जैसे कि कोई इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े जो प्लांट को खा रहे हैं तो उनसे बचने के लिए वो केमिकल रिलीज करता है, उसको हम जैसे कि टर्पीनॉइड्स कह रहे हैं, जो उसको किल कर देता है, उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट को रोक देता है। थर्ड जो इंपॉर्टेंट तरीका होता है प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट के अंदर स्पाइंस मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से कांटे होते हैं। अगर कोई एनिमल हर्बीवोरस एनिमल उनको खाने आता है तो वो कांटों की वजह से नहीं खाता, लिहाजा वो प्लांट अपने आप को सेव कर लेता है। तो ये कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू प्लांट कॉप करता है, यानी कि अपने आप को सेव करता है हर्बीवोरी से, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल से अपने आप को बचा कर रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा समझ में होगा और बहुत ईजी वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। अगर आप पेपर में इतने पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। Now next question is how abscisic acid respond to drought। अब आप जानते हैं कि एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है। जब कोई प्लांट ऐसे एनवायरनमेंट में मौजूद होता है जो कि बहुत ड्राई कंडीशन होती है, पानी की बहुत कमी होती है, प्लांट को पानी प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है फौरन से, ताकि वो प्लांट को क्या कर सके, सरवाइव करने में कोई हेल्प कर सके। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। अब स्टोमेटा बंद हो गया तो प्लांट के अंदर अगर पानी मौजूद भी है थोड़ा बहुत भी तो वो उसको लॉस नहीं करेगा। तो इस तरह प्लांट अपने आप को उस ड्रॉप्ड वाली कंडीशन में क्या करके रखेगा, सेव करके रखेगा। तो हम इसको सवाल
सवाल से ही जवाब बनाएंगे कि एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्ड टू ड्रॉप्ड बाय मीडिएटिंग स्टोमेटा क्लोजर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम ट्रांसपायरेशन। तो सिंपल है कि प्लांट अपने आप को जिंदा रख पाता है ताकि वो स्टोमेटा को क्लोज करके एब्सिसिक एसिड के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ एपोप्टोसिस डिफरेंट फ्रॉम नेक्रोसिस। ये जो रीजनिंग क्वेश्चन है आपके पेपर में बहुत आ रहा होता है कि एपोप्टोसिस को आप किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं नेक्रोसिस। तो बहुत सिंपल है कि एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर सेल की होती है डेथ, यानी कि सेल मर जाता है। अब नेक्रोसिस में क्या होता है कि कभी कभार हमें चोट लग गई, चोट लगने की वजह से वो सेल डैमेज हो गया, सेल डैमेज होने की वजह से वो क्या होता है, स्वेल करता है, बस्ट करता है, फट जाता है, डेड हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेक्रोसिस। ये इंजरी, एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से होता है, उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। अब एपोप्टोसिस हम किसे कहते हैं, ये प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल है जिनका कुछ लाइफ स्पैन है, एक टाइम पीरियड है, उस वक्त तक वो सर्वाइव करेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में डिफरेंशिएट हमने कर ली कि एपोप्टोसिस प्री प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद सेल डेड कर जाता है, और नेक्रोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि इंजरी या चोट वगैरह लगने की वजह से सेल की डेथ हो जाती है, उसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो बड़ा सिंपल सा है कि एपोप्टोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम नेक्रोसिस व्हिच कैन बी अंडरस्टैंड बाय गिविंग पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने 2 लिखे हैं और इनफ है 2 आपके पेपर के लिए। Apoptosis is a pre-programmed cell death, while necrosis is a cell death caused by external factors like injury, जैसा कि मैंने आपको कहा। Second point, in apoptosis, organelles remain functional, while in necrosis, the organelles are not functional after the death of the cell. अब एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि नेक्रोसिस में जो सेल जिस सेल की डेथ होती है उसके सारे ऑर्गेनल्स भी डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। जबकि एपोप्टोसिस एक प्री प्रोग्राम सेल डेथ तो है, लेकिन इसमें सेल के अंदर सेल तो डिस्ट्रॉय हो गया, डेड हो गया, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनल है, बॉडी उस ऑर्गेनल को निकाल कर अपने पास रख लेती है ताकि वो नेक्स्ट किसी ऑब्जेक्टिव के लिए उसको यूज़ कर सके। इट मीन्स कि एपोप्टोसिस के थ्रू जो सेल डेड होता है उसके ऑर्गेनल्स अलाइव रहते हैं, फंक्शनल। Next question is why Mendel choose pea plant as an experimental material. मेंडल जो कि आप जानते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स के बारे में बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मेंडल ने हमें दी। तो वो पी प्लांट को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उसने क्यों चूज़ किया, क्या रीजंस? इससे भी पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए लेकिन वो जेनेटिक्स में फेल होंगे, लेकिन मेंडल ही सक्सेसफुल रहा। उसकी रीज़न ही यही थी कि उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। अब पी प्लांट के अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ थी कि पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया मेंडल ने, उसके हम कुछ क्वालिटीज़ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पी प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो बाइसेक्चुअल होते हैं। बाइसेक्चुअल का मतलब एक ही फ्लावर में आपको पता है कि एंड्रोशियम भी मौजूद हो और गायनोशियम भी। तो सबसे बड़ा एक रीज़न था इसको सिलेक्ट करने का कि ये बाइसेक्चुअल फ्लावर है, यानी कि इनमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो पी प्लांट है ग्रो करता है बहुत क्विकली और इजी टू ब्रीड है, यानी कि इसको ग्रो करना और ब्रीडिंग इसकी करना बहुत आसान है। जब भी उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनमें वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि प्लांट की अगर हम हाइट की बात करते हैं, कुछ शॉर्ट हाइट वाले थे, कुछ लॉन्ग हाइट वाले थे, कुछ रिंकल सीड्स हैं, कुछ राउंड सीड्स हैं, येलो सीड, ग्रीन सीड, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनमें ट्रेड्स बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि इस प्लांट को आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेटेड भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने हाथों के थ्रू पॉलन ग्रेन को निकाल कर प्लांट के अगर स्टिग्मा के थ्रू उसके फ्लावर के अंदर डाल देंगे तो ये फ्लावर जो है फ्रूट में भी कन्वर्ट हो जाएगा और वो फ्रूट जो है फर्टाइल भी होगा। इसको हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो आप इस प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। तो जब भी पी प्लांट को एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चूज किया था मेंडल ने, तो ये कुछ क्वालिटीज थे इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डीकम्पोजर्स एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम, नेम देम। ये आपके पेपर में अक्सर रीजन आ रहा होता है कि डीकम्पोजर्स कौन कौन से पाए जाते हैं इकोसिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो डीकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। 2 नाम तो आपने बड़ा सुना होगा, फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, हर डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी को डीकम्पोज करने का काम करते हैं।
बट बेसिकली याद रखिएगा कि डीकम्पोजर जो इकोसिस्टम में पाए जाते हैं वो मेजर 4 तरह के होते हैं। फंजाई और बैक्टीरिया तो होते हैं, उनके अलावा कुछ इंसेक्ट्स भी मौजूद होते हैं। इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी क्या करते हैं कि डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डीकम्पोज कर रहे होते हैं। और जो चौथा डीकम्पोजर इकोसिस्टम में पाया जाता है वो है अर्थ। अर्थवॉर्म भी एक डीकम्पोजर का काम करता है इकोसिस्टम। हम सवाल से ही जवाब कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ डीकम्पोजर्स एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम, नेमली फंजाई, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स एंड अर्थ। अब जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है कि वाई प्लांट इज सेड टू बी टोटीपोटेंट। एक प्लांट के सिंगल सेल को हम टोटीपोटेंट कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है कि आप प्लांट के एक सेल को सही सलामत अगर बाहर निकालते हैं, प्लांट के किसी भी बॉडी सेल, और उस सेल को किसी मीडियम में रखते हैं, मीडियम का मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया और उसको आप हर वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसको चाहिए ग्रो करने के लिए, यानी कि सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गए, सब चीज़ें आपने प्रोवाइड कर दी। वो जो एक सिंगल सेल है ना, वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि प्लांट के एक सिंगल सेल की एबिलिटी है कि वो एक होल न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो सकता है। जब इस एबिलिटी को, प्लांट की इस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटीपोटेंट। तो सवाल से ही हम जवाब बनाएंगे प्लांट इज सेड टू बी टोटीपोटेंट बिकॉज ईच प्लांट सेल हैज एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। बड़ा सिंपल सा है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये रीज़न समझ में भी आए होंगे और बहुत आसान सी वर्डिंग में भी लिखा हुआ है। अगर आप पेपर के एंड में इसको मतलब पेपर में लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे। और ये जो 8 इंपॉर्टेंट मैंने आपको रीजनिंग क्वेश्चंस बताए हैं, इंशाल्लाह इसमें से ही आपके पेपर में होंगे, जैसे कि मैंने आपको ज़ूलॉजी में भी बताया था। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा रीजनिंग क्वेश्चन है आपको सपोर्ट करेगा पेपर में। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियोस उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।